अब हम पढ़ रहे थे कि भाई बायोलॉजिकल सेक्स क्या है, बायोलॉजिकल डिफरेंस है, और जेंडर क्या है कि सोसाइटी द्वारा, समाज के द्वारा स्त्री और पुरुष में जो अलग अलग पहचान, व्यवहार, उसका रोल अदा कर दिया है। तो बायोलॉजिकल सेक्स के आधार पर तो क्या बना है, मेल और फीमेल जो प्रकृति प्रदत्त है, और समाज ने क्या बना दिया, पुरुष और वोमेन, पितृसत्तात्मक समाज। तो पितृसत्तात्मक समाज सेक्स व जेंडर में अंतर नहीं करता है। इसमें बताया है कि जो समाज है, मतलब पहला जो सेक्स व जेंडर में अंतर नहीं करता है, सभी प्रकार के भेदों को शारीरिक मानता है, और यह मानता है कि प्राणी शास्त्र ही वैज्ञ है, बायोलॉजिकल इज ए लॉ। यदि हम उसको सामान्य रूप से उस सोसाइटी को देखें तो वो सेक्स और जेंडर में कोई अंतर नहीं करता है। वो मानता है कि सभी प्रकार के भेद शारीरिक हैं और प्राणी शास्त्र ही वैज्ञ है। पितृसत्तात्मक समाज मतलब हम देखेंगे जहां जो जो पितृसत्तात्मक समाज है, जो पैटर्निटी सिस्टम है, वो ये कहता है कि प्राणी शास्त्रीय भाग्य है, बायोलॉजिकल इजलक, कि जो भेद जो प्रकृति ने बनाए हैं वही सर्वोच्च है, इसमें पुरुष श्रेष्ठ है और महिला पीछे। जबकि नारीवाद ये कहता है, फेमिनिज्म, कि सेक्स और जेंडर में भेदभाव करते हुए बताता है कि जेंडर तो एक सामाजिक व सांस्कृतिक कारकों के माध्यम से उसकी भूमिका निर्धारित की गई समाज ने, ऐसा नहीं था प्रकृति में। स्त्रियों को द्वितीय दर्जे पर उनके अधिकार, समानता जो छीना गया है, वो किसने छीना है, समाज ने छीना है। इसी कारण एक विद्वान थे, सीमान दो बुआ। विद्वान का क्या नाम था, सीमान दी बुआ। ये नारीवादी प्रमुख विचारक थे, और वो कहते हैं 1949 में, स्त्रियां बनाई जाती है, पैदा नहीं होती। सीमान दू बुआ, सीमान द बुआ ये कहते हैं स्त्रियां बनाई जाती है, पैदा नहीं होती। अर्थात कि बायोलॉजिकल रूप से कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, केवल समाज ने बनाया है, विभिन्न कारकों के माध्यम से समाज ने ही इसमें डिफरेंस किया है, ये नारीवाद कहता है। जबकि पितृसत्तात्मक तो ये कहता है कि भाई नहीं भाई, बायोलॉजिकल एज प्राणी शास्त्रीय बैक है, जो बायोलॉजिकल रूप से उसको जो डिफरेंस दिया गया है, जो जो कमी है वो बहुत ज़्यादा है, और इसलिए प्राणी शास्त्री भाग्य है। और नारीवादी विचारक क्या कहते हैं, सीमांत दुबुआ, कि स्त्रियां बनाई जाती है, पैदा नहीं होती। यह हमने समझा। अब देखेंगे नारीवादी विचारधारा में क्या है। नारीवादी जो विचारधारा की वो क्या है, वो सार्वजनिक और निजी विभाजन, निजी जीवन में विभाजन करती है। वो कहती है कि नारी का ये कर्तव्य नहीं कि वो घर पर ही रहे। बच्चा एक वृद्ध बेबी, बच्चे को जन्म देना एक प्राकृतिक है, पर उसका पालन करना या तो पुरुषों की सहभागिता हो या सोशल पब्लिक लेवल पर संस्थाओं के माध्यम से की जाए। वो कहता है कि पितृसत्तात्मक समाज भी गलत है, इसमें पुरुषों को अधिकार दिए गए, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिए गए। सेक्स, यौन व लिंग, सेक्स व जेंडर, सेक्स तो बायोलॉजिकल है, इसको तो मानते हैं, पर जो जेंडर जो समाज के द्वारा उसमें भेद कर दिया गया महिलाओं को, जो शोषण का एक आइडिया है, तो वो कहता है जो जेंडर का जो जो विभाजन किया गया है वो सबसे गलत है, क्योंकि जेंडर के माध्यम से ही तो शोषण किया जा रहा है। अब हम इसमें ये देखेंगे कि लैंगिक जो असमानता, भेदभाव, शोषण का विरोध करते हैं, महिलाओं को दया का पात्र नहीं मानते, अपितु विभिन्न अधिकारों में समानदार भागीदार बनाकर एक न्यायपूर्ण, समानतापूर्ण समाज की स्थापना पर जोर देते हैं। अर्थात पर यह दृष्टिकोण पुरुष विरोधी नहीं है, अपितु अन्याय का विरोधी है, कि महिलाओं के प्रति अन्याय नहीं होना चाहिए। दोबारा ये परिभाषा आ जाती है, सिमोन दी बाउवर कहते हैं स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बनाती जाती है। तो इस प्रकार हमसे देखते हैं लास्ट में कि यदि हम लास्ट रूप में देखें तो नारीवाद क्या है, महिलाओं के अधिकार के लिए किए जाने वाला आंदोलन और उससे संबंधित चिंतन है।
नारीवाद क्या है कि जो वुमेन्स के जो राइट हैं उनके लिए जो आंदोलन किया जा रहा है, जो चिंतन किया जा रहा है, वो नारीवादी आंदोलन है। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में यहां देखते हैं कि भाई उसके दृष्टिकोण क्या है। पहला दृष्टिकोण है उदार नारीवाद, लिबरल फेमिनिज्म। तो जो उदार नारीवाद है वो ये कहता है कि नारियों को राजनीतिक अधिकार, विभिन्न प्रकार के अधिकार समाज में मिलने चाहिए, जैसे मताधिकार है, अन्य नागरिकता का अधिकार है, ये मिलने चाहिए और इस पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये उदारवादी अवधारणा है। तो अब इसमें हम 4 विद्वानों के बारे में पढ़ेंगे। पहले उदार नारीवाद में पहला तो है मेरी वोल्टस्टानक्राफ्ट। मेरी वोल्टस्टानक्राफ्ट। दूसरा जेएस मिल। तीसरा वेट्टी फ्रीडन। और चौथा व्यक्तिवादी सिद्धांत। ये सब किस में आएंगे? उदार नारीवाद में, लिबरल फेमिनिज्म में आएंगे। जो वो मानते हैं कि व्यक्ति महत्वपूर्ण इकाई है, उसमें लिंग, भाषा, रंग, धर्म आदि के आधार पर असमानता नहीं हो सकती है। उस पर जो डिवाइडेशन है, भेदभाव है, वो नहीं हो सकता है। और वो उदार नारीवाद क्या है? महिलाओं को मताधिकार व अन्य अधिकार दिए जाने का ही पक्षपाती है, यहां तक ही इसका समर्थन करता है। तो पहला विद्वान कौन सा है? मेरी वोल्टस्टानक्राफ्ट। मेरी वोल्टस्टानक्राफ्ट। तो मेरी वोल्टस्टानक्राफ्ट ने क्या कहा है? स्त्री पुरुषों को समान अधिकार, इक्वल राइट। किस पर जोर दिया है वोल्टस्टानक्राफ्ट ने? इक्वल राइट पर। इक्वल राइट पर जोर दिया है। और स्त्री शिक्षा पर जोर दिया है। तो हमने पढ़ा कि मेरी वोल्टस्टानक्राफ्ट ने समान अधिकार और स्त्री शिक्षा पर जोर दिया है। दूसरा था जेएस मिल। जेएस मिल की एक बुक्स थी, ऑन दी सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869। जेएस मिल एक प्रमुख स्त्री की स्वतंत्रता का समर्थक था, मताधिकार का समर्थक था। उसने बिल भी पेश किया पर वो पास नहीं हो सका। इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो उसकी जो बुक्स का नाम क्या था? ऑन दी सब्जेक्टिव ऑफ वुमेन, ऑन दी सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869। तो इसमें क्या है भाई? उसमें कहा कि समाज में जो भूमिका है, जो रोल है, कार्य हैं, वो जन्म या लिंग के आधार पर निर्धारित नहीं होते, अपितु विवेक के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। अर्थात उसने उस जेंडर का विरोध किया जिसने समाज ने उसको निर्धारित किया था। उसने कहा था कि समाज में भूमिका लिंग के आधार पर नहीं, बल्कि विवेक के आधार पर, विजडम के आधार पर निर्धारित होनी चाहिए। जीएस मिल ने कहा था। और स्त्रियों की समान नागरिकता और राजनीतिक अधिकारों की हिमायत थी। मिल क्या थे? समान नागरिकता और राजनीतिक अधिकारों की हिमायत थी। इसमें हम देखेंगे तीसरा था बेट्टी फ्रीडन। बेट्टी फ्रीडन एक आधुनिक उदारवादी नारीवादी थी, मतलब उदार थे, थोड़ा सा लिबरल हुए। और उसने 1960 के दशक में 1960 के दशक के बाद में इसको नारीवाद को आगे बढ़ाया। बेट्टी फ्रीडन ये क्या थी? आधुनिक उदारवादी थी। और 1960 के दशक में नारीवादी चिंतन को, मतलब उन्होंने क्या है, 1960 के बाद में उस चिंतन को पुनः आगे बढ़ाया बेट्टी फ्रीडन ने। और बेट्टी फ्रीडन ने एक मिथ के एक शोध किया
और उस शोध में क्या मिथ बताया कि स्त्रियां सुरक्षा व घरेलू जीवन व्यतीत करना अपना लक्ष्य मानती है। बेट्टी फ्रेडन ने एक रिसर्च किया, शोध किया, उसमें उस मिथ को बताया कि भाई ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि स्त्रियां घरेलू जीवन में ही अपना जीवन सुरक्षित और सही मानती है। पर उसने बताया जो स्त्रियों में जो दुख है, अप्रसन्नता है और निराशा का जो भाव है, उसका कारण घर में व्यस्त रहना और राजनीतिक जीवन से दूरी रहना था। अतः वे इस प्रकार की बाधाओं को दूर करना चाहते थे और स्त्री पुरुष के समान कार्यों पर बल दिया। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि बेट्टी फ्रीडन ने उस मिथ को नकारा, उसका खंडन किया कि स्त्रियां घर में बच्चों के साथ रहने ही सुरक्षित और अपना उद्देश्य मानती है। उसने बताया जो स्त्रियों में जो निराशा है, जो दुख है, जो अप्रसन्नता है, जो पाई गई है, उसका मुख्य कारण क्या है कि वो घर में रह रही है, सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन से दूर है। अतः इस कारण में निराशा, दुखी और अप्रसन्नता पाई जाती है। अंत में देखेंगे हम व्यक्तिवादी सिद्धांत। व्यक्तिवाद सिद्धांत को अंग्रेजी में इंडिविजुअल थ्योरी, इंडिविजुअल व्यक्तिवादी। इंडिविजुअल थ्योरी ये कहता है कि व्यक्ति ही एक सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। इकाई क्या है? व्यक्ति। अतः बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र के भेदभाव बिना सबको अधिकार प्राप्त होने चाहिए, ये व्यक्तिवाद कहता है। तो ये हमने अब तक उदारवाद पढ़ा। तो इसमें उदारवाद में क्या पढ़ा? मेरी बोल्टनक्राफ्ट, जेएस मिल, बेट्टी फ्रीडन और व्यक्तिवादी सिद्धांत। तो इसको हम थोड़ा सा उदारवाद में और पीछे देखते हैं। जैसे मतलब इसमें क्या था उदारवाद में? ये परंपरागत नारीवादी चिंतन या उदारवाद एक ही है, दोनों ये। इसमें क्या था कि वोटों को अधिकारों का समर्थन, कि वोटों के अधिकार मिलना चाहिए। तो अब हम देखेंगे भाई वोटों का राइट कैसे कैसे मिला। तो वोटों का राइट सर्वप्रथम तो मिला न्यूजीलैंड में 1893 में। न्यूजीलैंड मिला 1893 में। 1918 में ब्रिटेन में मिला, पर वो सापेक्ष था, पूर्ण नहीं था। और 1920 में अमेरिका में मिला, संविधान के 19वें संशोधन के द्वारा। अब हम नारीवादी आंदोलन की कुछ प्रोग्रेस या प्रगति देखते हैं कि भाई उसे वोट के अधिकार कैसे कैसे मिला, जो परंपरागत चिंतन में या उदारवाद में। तो इसमें क्या था? 1893 में तो न्यूजीलैंड में मिला, 1918 में ब्रिटेन में मिला और 1920 में अमेरिका में मिला, जब 19वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा स्त्रियों को अधिकार दिए। तो ये जो ये नाम था, ये राजनीतिक उदारवाद था। यह नारीवाद की पहली लहर थी जो 1960 तक चली। नारीवाद की पहली जो लहर थी वो कहाँ मजबूत थी? अमेरिका और ब्रिटेन में। अर्थात नारीवाद की पहली लहर या उदार नारीवाद की लहर थी वो कहाँ मजबूत थी? अमेरिका और ब्रिटेन में। तो पहली बात तो क्या है, अमेरिका में एक 1848 में सेनेका फॉल्स कन्वेंशन हुआ था। नारीवाद की पहली जो लहर थी वो अमेरिका और ब्रिटेन में चली। तो अमेरिका में क्या था? 1848 में सेनिका फॉल्स कन्वेंशन हुआ था, जिसमें नारीवादी अधिकारों की चर्चा की गई। जिसमें क्या था? नारीवादी अधिकारों की चर्चा की गई 1848 पहली बार। फिर ब्रिटेन में 1867 में जेएस मिल द्वारा सेकंड सुधार अधिनियम संशोधन पेश किया गया पार्लियामेंट में। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में 1867 में जेएस मिल के द्वारा एक संविधान संशोधन बिल पेश किया गया, जिसमें नारी के अधिकारों को बात देने की बात थी स्त्रियों को, पर ये पास नहीं हो सका। फिर 1903 में ब्रिटेन में फिर आंदोलन चला। वो ब्रिटेन का जो आंदोलन था वो उग्रवादी था, अधिक सुधारों का पक्षपाती था और हिमायती था। तो इसको किसने चलाया? एमिलिन
पैंकहर्स्ट, एमिलिन पैंकहर्स्ट और उसकी बेटी क्रिस्टाबेल ने। मतलब हम इस जो उदार नारीवाद है उसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं तो उदार नारीवाद किसका समर्थक था? वोट के अधिकार का। वो कहता था कि लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए, मताधिकार मिलना चाहिए, सबको अधिकार मिलना चाहिए, नारियों को मिलना चाहिए। तो ये वोट का अधिकार भी मिला। ये पहली लहर नाम दिया गया इसको, उदार नारीवाद या पहली लहर नाम दिया गया। तो वोट का अधिकार कब मिला? 1893 में न्यूजीलैंड को मिला, 1918 में ब्रिटेन को मिला पर एक आंशिक था, 1920 में अमेरिका में दिया गया अमेरिकी संविधान संशोधन 19 के द्वारा। अब हम देखेंगे नारीवाद की पहली लहर कहाँ चली मजबूत रूप से? अमेरिका और ब्रिटेन में। 1848 में क्या हुआ? सैनिका फॉल्स कन्वेंशन हुआ। सैनिका फॉल्स कन्वेंशन हुआ 1848 में अमेरिका में, जिसमें पहली बार नारीवाद की भूमिका को स्पष्ट किया गया। दूसरा ब्रिटेन में 1867 में जीएस मिल ने पार्लियामेंट में एक संशोधन बिल पेश किया गया जिसके माध्यम से स्त्रियों को मताधिकार मिलना था पर वो नहीं मिल सका। फिर 1903 में ब्रिटेन में एक उग्रवादी रेडिकल मूवमेंट हुआ। उसमें कौन कौन थे? एमिलिन और पैकहर्स्ट। एमिलिन पैकहर्स्ट और उसकी बेटी क्रिस्टाबेल। बेटी क्रिस्टाबेल और एमिलिन पैकहर्स्ट। तो डॉटर, फादर और डॉटर ने ब्रिटेन में 1903 में जो रेडिकल मूवमेंट, उग्रवादी आंदोलन चलाया था। तो अब हम इसको क्लियर कर चुके हैं। दोबारा देख लें, सिमोन दी बोवार ने क्या कहा था? स्त्रियां पैदा नहीं होती, बना दी जाती।